आज हम लोग देख लेते हैं कि हमारी अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें कौन कौन सी लेयर्स मिलती हैं और जो भी परतें वगैरह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो एक हेडिंग बना लीजिए आप लोग, अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि हम अपनी अर्थ के, अपने पृथ्वी के पूरे इंटीरियर को, पूरे के पूरे आंतरिक भाग को कितनी लेयर्स में डिवाइड करते हैं? 3 लेयर्स, 3 परतों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो 3 परतें? आप सब लोग जानते होंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, इसको भूपर्पटी बोलते हैं, इसको प्रवार आप लिखेंगे और इसको आप कोर ही लिख देंगे। क्लियर? लेकिन ये तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आपने पूरी पृथ्वी के जो इंटीरियर पार्ट है, जो आंतरिक भाग है, उसे 3 परतों में, 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा डेप्थ में जाकर के बनेगा, डिटेल में जाकर के बनेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में पृथ्वी के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं, हर लेयर की जो भी डेंसिटी है, जो भी डेप्थ है, जो भी स्टेट है, सारी की सारी चीजें उस बॉक्स के अंदर क्या कर लेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बनाता जाऊंगा, साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कर लेंगे उसे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में एक बॉक्स बना लीजिए। अब इस बॉक्स को हम कुछ कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस कॉलम के ऊपर आप लोग लिख लेंगे नेम ऑफ लेयर, यानी कि परत का नाम। ठीक है, दूसरा आप यहां पर लिख लीजिए सीज्मिक वेव्स। इसमें आपको सीज्मिक वेव्स का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, भूकंपीय तरंगें। तीसरा कॉलम, इसमें आप लोग लिख लेंगे डेप्थ, गहराई, कि कौन सी परत कितनी गहराई तक हमें मिलती है। नेक्स्ट डेंसिटी, यानी कि घनत्व। डेंसिटी के बाद नेक्स्ट आप लोग लिख लेंगे स्टेट, अवस्था, और अवस्था के बाद लास्ट वाले कॉलम में आप लोग लिख लीजिएगा डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि असंबद्धता। डिसकॉन्टिन्यूटी, असंबद्धता। अब हमने क्या बात की कि हम पूरी पृथ्वी के इंटीरियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पूरे इंटीरियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे क्रस्ट है, भूपर्पटी है, इसको आप लिखोगे मेंटल है, प्रवार है, और इसको आप लिखेंगे कोर है। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए वो ये कि क्रस्ट, मेंटल और कोर हमें कहां तक प्राप्त होती है, कितनी कितनी गहराई तक। तो देखिए गहराई, सबसे पहली चीज आप लोगों को ये बता दूं, आप अलग अलग सोर्सेस पर अगर चेक करोगे ना तो उसमें आपको डेप्थ में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा डिफरेंस जिस लेयर की डेप्थ में हमें देखने को मिलता है वो होती है क्रस्ट। कहीं पर 10 किलोमीटर लिखा होगा, कहीं पर आपको 50 किलोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, बट जनरली हम ये मान करके चलते हैं कि हमारी क्रस्ट 30 किलोमीटर की डेप्थ तक है, ऑन एन एवरेज, औसत रूप से 30 किलोमीटर की गहराई तक। मेंटल कहां तक? मेंटल हमें मिलता है 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक। और कोर को अगर आप देखोगे तो सेंटर तक मिलेगी, यानी कि 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो 3 परतें हैं, उन 3 परतों का विस्तार हमें कहां से कहां तक प्राप्त हो रहा है?
अब आगे क्या करेंगे, आगे इन लेयर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं। क्रस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आप लोग भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इसे। ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, अपर क्रस्ट, ऊपरी भूपरपटी, और नीचे वाली लेयर को लोअर क्रस्ट, निचली भूपरपटी। तो क्रस्ट को हमने दो पार्ट्स में, भूपरपटी को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया। जो अपर क्रस्ट है वो कितने किलोमीटर की गहराई तक मिलती है, 10 किलोमीटर। यानी कि 0 to 10 अपर क्रस्ट है और 10 to 30 लोअर क्रस्ट है। ठीक, फिर हम आते हैं मेंटल में। मेंटल को भी आप दो हिस्सों में बांट लीजिए, दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। ऊपर अपर मेंटल, ऊपरी प्रवार, और नीचे लोअर मेंटल, निचला प्रवार। इन दोनों की जो बाउंड्री है, इन दोनों की जो सीमा है, वो कितने किलोमीटर की गहराई पर मिलती है, 700 किलोमीटर की गहराई पर, 700 किलोमीटर। फिर उसी तरीके से आप कोर में पहुंचेंगे तो कोर को भी दो हिस्सों में, दो भागों में डिवाइड कर लिया जाएगा और बाउंड्री हमें मिलेगी 5155 किलोमीटर की डेप्थ पर, 5155 किलोमीटर की गहराई पर। ठीक, इसको आप क्या बोलोगे, ऊपर वाली कोर को आउटर कोर, बाहरी कोर, और इसको क्या कहेंगे, इनर कोर, आंतरिक कोर। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी के अंदर अभी हम लोगों ने देखा कि 6 परतें मिलती हैं, 6 लेयर्स। लेकिन अब एक 7th लेयर ऐड करते हैं इसमें। ये जो अपर मेंटल आप लोग देख रहे हो, इस अपर मेंटल के अंदर एक और लेयर यहां पर हमें मिलेगी। इसके ऊपरी हिस्से में आप लोग ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। कौन सी लेयर है ये, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, कहां से कहां तक, 100 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में एक परत हमें और मिल जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, ये है एस्थेनोस्फेयर, हिंदी में कहते हैं दुर्बलता मंडल। इसका एक और नाम है, कोई बताएगा? दुर्बलता मंडल का एक और नाम होता है, एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ते तो उसमें आपको मिल जाता है। इसको कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी, निम्न गति का क्षेत्र। जोन ऑफ लो वेलोसिटी, निम्न गति का क्षेत्र कहा जाता है इसको। ठीक, अब ये आपने सारी की सारी लेयर्स जो हैं, सारी की सारी परतें जो हैं वो देख ली। अब देखो ये वाला जो सेकंड कॉलम है, इसमें हमने क्या लिखा है, सीज्मिक वेव्स। तो यहां पर एक तरफ एक पॉइंट बना करके आप लोग लिख लीजिए पी वेव, और यहां पर लिख लीजिए एस वेव। पी तरंग, एस तरंग। और इस कॉलम के नीचे अपने राइट हैंड साइड की तरफ एक एरो बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा इंक्रीज इन स्पीड, गति में वृद्धि। मतलब ये हो जाएगा कि इस सीज्मिक वेव वाले कॉलम में जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन राइट की तरफ शिफ्ट होगी तो वो किस चीज को दर्शाएगा, कि गति बढ़ रही है। और अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी तो किस चीज को दर्शाएगा, कि स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा और आप लोग इधर देखिए, सब लोग
ये डेंसिटी वाला कॉलम जो है और स्टेट वाला कॉलम जो है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा कि किस प्रकार की डेंसिटी और किस प्रकार की स्टेट हमें देखने को मिलेगी। सीज्मोग्राफ हमें यह बताता है कि पी तरंगे और एस तरंगे 0 से 100 किलोमीटर तक जब चलती हैं तो उनकी स्पीड लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मैंने बोला ना, लाइन अगर राइट हैंड की तरफ जाएगी तो इसका मतलब किस चीज को दर्शाया जा रहा है कि स्पीड में वृद्धि हो रही है। अब आप ये बताओ, अगर यहां पर आपने ड्रॉ किया कि 0 to 100, शून्य से लेकर के 100 किलोमीटर की गहराई तक जब पी और एस तरंगे चली तो उनकी गति में वृद्धि हुई, तो ये बताइए डेंसिटी में क्या चेंज आएगा। यहां से यहां तक डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी कितनी है, 2.6, और डेंसिटी हम किस में लिख रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अपर क्रस्ट की डेंसिटी, उसका घनत्व है 2.6, और जब आप लोअर क्रस्ट में आते हो तो घनत्व बढ़ के कितना हो जाता है, 2.9, 2.9। फिर जब हम अपर मेंटल में पहुंचते हैं तो अपर मेंटल में डेंसिटी बढ़ करके हो जाती है कितनी, 3.5, 3.5। तो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक डेंसिटी लगातार बढ़ रही है, इसीलिए स्पीड क्या होती जा रही है, सीस्मिक वेव्स की बढ़ती जा रही है। व्हाट अबाउट स्टेट ऑफ मटेरियल, सॉलिड होगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी यहां सेमी मोल्टन होता या मोल्टन होता तो स्पीड क्या हो जानी चाहिए थी, घट जानी चाहिए थी, डिक्रीज हो जानी चाहिए थी। तो इसीलिए अपर क्रस्ट भी सॉलिड, लोअर क्रस्ट भी सॉलिड, और ये देखो इधर, ये जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है 30 से 100 किलोमीटर के बीच का, ये भी किस स्टेट में आपको मिलेगा, सॉलिड स्टेट में, ठीक। अब जब ये दोनों सीज्मिक वेव्स एंटर करती हैं कहां, एस्थेनोस्फेयर में, दुर्बलता मंडल में, तो इन दोनों की ही स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए क्या लिखा गया, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। क्यों निम्न गति का क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर भूकंपीय तरंगों की जो स्पीड है, जो गति है, वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अब ये बताओ, स्पीड कम होने का कारण हम क्या बताएंगे, चेंज इन स्टेट। क्योंकि आप देख रहे हो पूरे के पूरे मेंटल की डेंसिटी मैंने कितनी लिखी है, अपर मेंटल की 3.5, तो घनत्व में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो एस्थेनोस्फेयर है, ये जो दुर्बलता मंडल है, ये किस स्टेट में है, सेमी मोल्टन, अर्धगलित अवस्था में। इसीलिए पी और एस तरंगें दोनों क्रॉस हुई, लेकिन दोनों तरंगों की जो स्पीड है, जो गति है, वो क्या हो गई, यहां पर घट गई। क्लियर। अब जब 200 किलोमीटर से आप आगे बढ़ोगे कहां तक, 2900 किलोमीटर तक, तो सीज्मोग्राफ हमें बताता है कि पी वेव्स की स्पीड भी लगातार बढ़ती है और एस वेव्स की स्पीड भी लगातार बढ़ती जाती है। देयर इज कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन स्पीड ऑफ बोथ पी वेव्स एंड एस वेव्स, दोनों की गति बढ़ रही है। गति बढ़ रही है मतलब सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पर डेंसिटी 3.5 है, जब लोअर मेंटल में पहुंचोगे तो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी बढ़कर के कितनी हो जाती है, 4.5, घनत्व बढ़ा। और 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जो मटेरियल्स होंगे वो किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं लगातार स्पीड बढ़ रही है,
तो यहां पर भी आप लिखोगे सॉलिड है और यहां पर भी आप लिखोगे सॉलिड है। तो ठोस अवस्था में है चट्टाने या पदार्थ। अब आगे हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि जब पी वेव्स और एस वेव्स 2900 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचती हैं तो इसके आगे पी वेव्स की स्पीड तेजी से घटना शुरू होती है और एस तरंगें 2900 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाती। तो अगर एस तरंगें नहीं जा पा रही हैं और पी तरंगों की स्पीड घट गई तो इसका मतलब क्या है, आगे के मटेरियल्स मॉल्टन है, पिघली हुई अवस्था में है। तो ये जो हमारा आउटर कोर है ये किस फॉर्म में मिलेगा हमें, पिघली हुई अवस्था में, मॉल्टन फॉर्म में। क्लियर। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पूरी की पूरी कोर किससे बनी है, आयरन और निकेल से। तो अगर आयरन और निकेल से बनी है तो डेंसिटी में तो ऑब्वियस है कि हमें एक सडन इंक्रीज देखने को मिलेगा, एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो चट्टाने हैं उनके अंदर सिलिका है और मैग्नीशियम है। और जैसे हम यहां पर पहुंचेंगे लोहा मिलना शुरू होगा, निकेल मिलना शुरू होगा, मेटल। तो इसीलिए आप देखते हो डेंसिटी 4.5 से सीधे बढ़कर के कितनी हो जाती है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 5155 किलोमीटर के आगे सीज्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है कि पी वेव्स की स्पीड एक बार फिर से बढ़ना शुरू होती है। स्पीड बढ़ना शुरू हो रही है, मतलब क्या हुआ कि अब चट्टाने मॉल्टन ना होकर के, मटेरियल्स मॉल्टन ना होकर के किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और एक बार फिर से डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज होती है और डेंसिटी बढ़कर के कितनी हो जाती है, 13। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रहा है। बस एक कॉलम यहां पर बचा हुआ है, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, असंबद्धता का क्या मतलब होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखिएगा, सवाल यहां से काफी सारे पूछे गए हैं, डिसकॉन्टिन्यूटीज वगैरह कई बार पूछी गई हैं। असंबद्धता आप समझ लीजिए कॉन्टिन्यूएशन का ऑपोजिट है, संबद्धता का विपरीत असंबद्धता। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब कि कोई एक ही चीज लगातार चलती चली जा रही है, उसी को तो संबद्धता बोलेंगे। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी कि वो जो फ्लो है, वो जो कॉन्टिन्यूएशन है वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है वो। पृथ्वी के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब, सुनो इधर देखो सब लोग। जब हम सरफेस से चलते हैं तो 10 किलोमीटर तक एक ही प्रकार की कंडीशंस हैं, फिर 10 किलोमीटर पर दशाएं बदलती हैं, और 10 किलोमीटर पर क्योंकि दशाएं बदलती हैं इसीलिए यहां पर हमें एक डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, एक असंबद्धता मिलती है, जिसको बोलते हैं कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कोनराड असंबद्धता। ये उन साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इनकी खोज की थी। तो कोनराड असंबद्धता पूछेगा आपसे किसे किसे अलग करती है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से। फिर हम पहुंचते हैं कहां, 30 किलोमीटर की गहराई पर क्रस्ट मिलना बंद। क्या मिलना शुरू हो गया, मेंटल, प्रवार। तो जहां पर मेंटल मिलना शुरू होता है वहां पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है जिसको बोलते हैं मोहो-रिविक डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहो-रिविक असंबद्धता। फिर हम
अपर मेंटल में चलते चले जाते हैं कहां तक? 700 किलोमीटर की गहराई पर। 700 किलोमीटर की गहराई पर फिर चेंज हुआ और लोअर मेंटल शुरू हो गया। तो मेंटल के बीच में ये जो असंबद्धता मिलती है इसको क्या कहा जाता है? रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी, रैपिटी असंबद्धता। और आगे बढ़ोगे, पहुंचोगे कहां? 2900 किलोमीटर की गहराई पर। मेंटल समाप्त, क्या मिलना शुरू हुआ? कोर। जहां पर कोर शुरू होता है उसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग वीचर्ट डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग वीचर्ट असंबद्धता। ठीक, तो गुटेनबर्ग वीचर्ट डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग वीचर्ट असंबद्धता कहां पर मिलेगी हमें? 2900 किलोमीटर की गहराई पर। लास्ट बाउंड्री कहां मिल रही है? 5155 किलोमीटर की गहराई पर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, लेहमैन असंबद्धता। ठीक, सवाल कैसे बनेगा इससे? आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करने वाली बाउंड्री को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी और प्रवार को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? मोहोरेविक असंबद्धता। आपसे पूछा जाएगा विच बाउंड्री सेपरेट्स मेंटल फ्रॉम कोर, तो क्या नाम होगा? गुटेनबर्ग। समझ आ गया सबको? डिस्कंटिन्यूटी का मतलब अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? असंबद्धता का मतलब एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी सीमा जो दो परतों को, दो लेयर्स को एक दूसरे से क्या करती हो? अलग करती हो। दैट इज डिस्कंटिन्यूटी। इससे ज्यादा जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक डिवीजन जो और हम लोगों को देखना है, वैसे आप सब लोग जानते ही हो क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है। सियाल, सीमा एंड निफे। देखो, इसमें एक आध चीज है जो आप लोगों के लिए मतलब जानने लायक है। सियाल, क्या चीज मिलेगी इसमें? सिलिका एल्यूमिनियम, पता ही है आप सब लोगों को। लेकिन आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि सियाल हमें मिलता कहां पर है, सियालिक रॉक्स, ये मैप आप लोगों के सामने लगा हुआ है, ये डायग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सियाल से बनी चट्टानें इनमें से कहां पर प्राप्त होंगी? क्रस्ट, और क्रस्ट में भी आप क्या बोल रहे हो? अपर क्रस्ट। पक्का? इसका मतलब लोअर क्रस्ट किससे बना है? सुनिए, बस यही चीज बतानी थी क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। अदरवाइज सियाल, सीमा, निफे तो सबको पता होता ही है। ये जो डिवीजन है ना सियाल, सीमा, निफे का, ये दिया था किसने? एडवर्ड स्वेस ने। ठीक है, एडवर्ड स्वेस ने केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को डिवाइड किया था। वो अपने डिवीजन में ये बताते हैं कि सियाल हमें कहां पर मिलता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, महाद्वीपीय भूपर्पटी में। महाद्वीपीय भूपर्पटी मतलब ये जितने भी महाद्वीप आपको मैप में, उधर जो मैप लगा हुआ है, जितने भी महाद्वीप आप देख रहे हो वो सब के सब किससे बने हैं? सियाल से बने हैं। तो फिर सीमा हमें कहां पर मिलेगी?
सीमा आपको मिलेगी किसमें? ओशनिक क्रस्ट, महासागरीय भूपर्पटी, और महासागरीय भूपर्पटी के साथ साथ और किसमें? मेंटल, प्रवार में। तो मेंटल है हमारा, और जो महासागरीय भूपर्पटी है वो किससे बनी है? सीमा से। और निफे तो आप लोग जानते ही हो कि निफे कहां पर? कोर में। बस, ठीक है। तो सियाल, सीमा, निफे क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को कंपेयर करें, तुलना करें, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी की, कौन भारी होगा? ओशनिक, पक्का, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम को किसने रिप्लेस कर दिया है? मैग्नीशियम ने। सो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लाइटर देन ओशनिक क्रस्ट। क्लियर? ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे जाकर के प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ोगे ना, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में सारी चीजें बहुत काम आएंगी आप लोगों के। दूसरी चीज, इधर सुनो सब लोग, ये एस्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल, सियाल का बना है या सीमा का? दुर्बलता मंडल सियाल का बना है या सीमा का? सीमा का। किस स्टेट में है? सेमी मोल्टन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, वो इस सेमी मोल्टन मटेरियल की लेयर के ऊपर हैं। भाई महाद्वीप तो यहीं पर मिलेगा ना आपको। तो अगर ये महाद्वीप है तो ये महाद्वीप इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही तो रखा हुआ है, और अगर ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर, और यू कैन से दैट continents are floating over semi-molten material of सीमा। महाद्वीप तैर रहे हैं, किस चीज पर तैर रहे हैं? दुर्बलता मंडल पर, या फिर सीमा के अर्धगलित पदार्थों पर। समझ आ गई बात? सब कुछ क्लियर है? अब ये जो लास्ट में दो तीन चीजें आप लोगों ने देखी, ये जो हमारा अगला टॉपिक है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसका बेस है ये, उसका आधार है। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि महाद्वीप हल्के हैं और महासागर भारी हैं, और ध्यान में रखेंगे कि महाद्वीप क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। किसके ऊपर? सीमा के ऊपर, या फिर एस्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल के ऊपर। ये था अपना पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग कर पाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप लोगों के पास? एक घटना चक्र पब्लिकेशन का एक कंपाइलेशन आता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। पॉलिटी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है। उसमें पीसीएस के जितने भी पेपर्स अभी तक पूछे गए हैं और यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, अलग अलग टॉपिक्स से उन्होंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके वो क्वेश्चंस के फॉर्म में एक बुक बना दी है। जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है खरीद लीजिए वो किताब, बहुत काम आएगी। क्योंकि देखिए एक बहुत सीधी और सरल सी चीज है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या खराब पढ़ा रहा हूं, ये इस बात से डिसाइड नहीं किया जाएगा कि मेरी बातें आपको कितनी समझ में आ रही हैं। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या खराब पढ़ा रहा हूं, ये इस बात से डिसाइड होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली तो पेपर ही देना है। सर की बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, मगर जो पढ़ाते हैं वो आता नहीं है।
तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का, है ना। तो इसलिए ये इवैल्यूएशन आपको करना है। टॉपिक पढ़ के घर जाइए, उस बुक में से वो चैप्टर निकालिए कि हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या सवाल पूछे गए पीसीएस में और आईएएस में दोनों में, और देखो कि क्या हम वो सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर वहां पर कोई क्वेश्चन फंसता है, नहीं हो पा रहा है, तो आप क्लास में लेकर के आइए, आकर के मुझसे पूछिए कि सर ये सवाल नहीं हो पाया, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कर लोगे इतना? ठीक है, चलिए।